एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है। यूपीएससी के हिसाब से ये टॉपिक एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन डेफिनेटली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन स्कीम्स लाई हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो उसके लिए आज ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं इंडिया से रिलेटेड। अब आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। लास्ट इन्वायरमेंट के 2-3 लेक्चर्स हैं जिनका पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया है, वो मैं कर दूंगी आज इवनिंग में या कल, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करते ही पहले हम किसी भी चीज़ का डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम। डेफिनेटली ये एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है दैट वर्क्स इन हार्मनी विद द नेचर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये नेचर से रिलेटेड है, नेचर को साथ लेके चलने वाले एग्रीकल्चरल सिस्टम को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इट लार्जली एक्सक्लूड, देखिए एक्सक्लूड होता है किसी चीज़ को छोड़ना, जैसे इंक्लूड का ऑपोजिट है एक्सक्लूड। तो यहाँ पे जितने भी आपकी सिंथेटिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम में, सिंथेटिक चीज़ें जैसे क्या यूज़ करते हैं जो नेचर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया। अब फर्टिलाइजर्स 2 तरह के होते हैं, आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, फीड एडिटिव्स हो गए, जो भी सिंथेटिक हो, नेचर से रिलेटेड ना हो, उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे हम किस पे डिपेंड करते हैं, क्रॉप रोटेशन जैसे मेथड्स पे, क्रॉप के जो रेजिड्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हैं, एनिमल मैन्योर्स यूज़ करते हैं, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहता है यूज़ करते हैं, मिनरल ग्रेड रॉक एडिटिव्स। तो यहाँ पे आपके जो फीड एडिटिव्स ना यूज़ करते हुए जो रॉक होते हैं, मिनरल रॉक्स होते हैं, उनके जो ग्रेडेड एडिटिव्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। एंड बायोलॉजिकल सिस्टम को न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, कि एक्स्ट्रा कोई सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, बायोलॉजिकल सिस्टम्स ही यूज़ करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की हैं, यहाँ जहाँ पे जिस एग्रीकल्चर सिस्टम में ये सब मेथड अपनाया जाए हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन देख लीजिए, अगेन एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जो कि क्या यूज़ करता है, वहाँ पे हमने बताया कि क्या यूज़ नहीं करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। इस डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, वो फर्टिलाइजर्स जिनका डेरिवेशन बायोलॉजिकल चीज़ों से हो, कोई बैक्टीरिया इस तरीके से। पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट, पेस्ट कंट्रोल एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट के जो हैं उनसे करते हैं, कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इनिशिएट की गई थी, क्योंकि हमने देखा इन्वायरमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सफरिंग्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हमको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो दूसरे वर्ड्स में क्या कहेंगे, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके आए। ये एक नया सिस्टम है फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको ठीक करता है, उसको मेंटेन रखता है और इम्प्रूव करता है। अब इसको न्यू सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सी चीज़ें नई अपनाई हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में फ्रॉम द टाइम मेमोरियल, हम याद भी नहीं कर सकते, तब से हमारे फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते आए हैं। तो ये एक बहुत ही अलग सा सिस्टम है मैनेजमेंट का, जो कि एग्रो सिस्टम, जो एग्रीकल्चरल और इकोसिस्टम का बैलेंस है, जो हेल्थ है, उसको मेंटेन करके रखता है, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करता है, बायोलॉजिकल साइकिल्स और आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इन सबको इन्हांस करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डेफिनेटली ये बहुत ही एग्रीकल्चर का इको फ्रेंडली मेथड है और पोल्यूशन फ्री मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब भारत की बात करें कि इंडिया में देखिए क्या क्या है। इंडिया का रैंक ऑर्गेनिक फार्मर्स में नंबर 1 है
और 9th है अगर हम देखें कितना एरिया इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है। सिक्किम पहली ऐसी स्टेट बनी पूरी दुनिया में जो कि फुली ऑर्गेनिक हो गई, वहाँ पे कोई भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें यूज़, सिंथेटिक जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं की जाती। और उसके बाद जो बाकी की स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन्होंने भी सिमिलर टारगेट्स रखे हैं और बहुत ज़ोर से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का जितना भी है, 7 सिस्टर्स, ट्रेडिशनली वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही यूज़ की जाती है, केमिकल्स को कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि नेचुरल मेथड से फार्मिंग करते हैं। और इसी तरह से आपकी ट्राइबल और आइलैंड टेरिटरीज है, अब लक्षद्वीप भी सिक्किम की तरह पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने वाला है। तो ये आपकी पूरी ऑर्गेनिक स्टोरी है कि इन स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अब इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स आप याद रख सकते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स इंडिया के कौन से हैं? फ्लैक्स सीड्स, ये याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिए। सिसेम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस, पल्सेस, ये चीज़ें बिल्कुल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ग्रो की जाती हैं, इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा रहता है कि हम इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से बाहर। ये हमारे मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स रहते हैं। अगर हम इंडियन मार्केट, ऑर्गेनिक फूड मार्केट देखेंगे तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इंडिया में ऑर्गेनिक मार्केट है। अगर फूड फार्मर्स देखें ऑर्गेनिक इंडिया में तो 5,70,000 से ज़्यादा हैं। सिक्किम, आपको जैसे बताया मैंने, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जितना भी 75,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या फिर आप कह लीजिए सस्टेनेबल कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर लिया है। फिर उत्तरांचल इज द फर्स्ट स्टेट to establish organic commodities board and created organic export zone। तो उत्तरांचल पहली इस तरह की स्टेट बन गई है जहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जोन्स बना दिए गए हैं, ऑर्गेनिक बायो विलेजेस भी बना दिए गए हैं, और इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे विलेजेस को ऑर्गेनिक स्टेटस दे दिया गया है। अब जो लेटेस्ट डेटा हमको क्या दिखाता है कि ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स में इंडिया में 2018-19 का अगर रिपोर्ट हम देखें 50% इंक्रीज हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट 5,151 करोड़ टच किया है। और यहाँ पे जितना भी एक्सपोर्ट्स हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और यहाँ से कहाँ जाते हैं? इंडिया की इन एरियाज से एक्सपोर्ट्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और कहाँ को एक्सपोर्ट होते हैं? यूके जाता है, यूएसए जाता है, स्वातनी जाता है, इटली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमको ऑर्गेनिक मार्केट में दिखता है जो कि इंक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, नई नई डेस्टिनेशंस पे, बाहर देशों में पहुँच रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल सफरिंग्स हमको दिख रही हैं, तो हर कोई हेल्दी फूड खाना चाहता है। आपने भी बहुत जगह सुना होगा जो लोग घर में छोटी छोटी चीज़ें, जिनको किचन गार्डनिंग का शौक होता है, बोलते हैं कि हमने बिल्कुल ऑर्गेनिकली अपने घर में वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, या किसी के घर में आपको चाय पिला जाती है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक टी है। तो आजकल एक क्रेज़ और स्टाइल सिंबल भी बन रहा है हेल्दी खाना, तो इसलिए ऑर्गेनिक फूड का मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम्स लाई हैं इसको प्रमोट करने के लिए। तो दो बहुत ही डेडिकेटेड स्कीम्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती हैं। ये है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, शॉर्टकट है इसका MOVCDNER, राइट। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। उसके बाद दूसरी स्कीम है, ये जो योजना है ये है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ये 2015 से ये दो डेडिकेटेड स्कीम्स थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स इसको चला रहा है। अब ये दोनों स्कीम्स देखते हैं कि क्या हो रहा है इन स्कीम्स के अंदर। अब जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, अब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सब मिशन है किसके अंदर? नमसा के अंदर। नमसा क्या है आपका? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर सब स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ओके, तो याद रखिएगा सेंट्रल स्कीम है। अब इसको किसने लॉन्च किया था? ये
आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एंड फार्मर्स वेलफेयर इन 2015। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था 2015 में, और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया कौन सी स्टेट्स में? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं आपकी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब इस स्कीम का एम क्या है कि हमको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो करनी है। देखिए, अब बहुत से जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन कई बार हो सकता है कि धोखा हो, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड के कुछ इनको ग्रो करने के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, तो धोखाधड़ी ना हो इसलिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई फूड हम खाते हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सही है, कि ऐसा ना हो कि इलीगल मार्केटिंग शुरू हो जाए। तो इन स्कीम्स का मेन एम यही था इनको डेवलप करने का कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो सर्टिफाइड हो वैल्यू चेन मोड में, ताकि जो लोग इनको ग्रो करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ और उनको सपोर्ट कर सकें इस पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करने के लिए। तो आपकी एक स्कीम ये है। दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी इसके साथ 2015 में ही लॉन्च की गई थी। अब एक ये किसका कंपोनेंट है? पहला वाला मैंने आपको बताया सबमिशन है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और ये कंपोनेंट है आपका जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी स्कीम्स आती हैं हम उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के का ये सब कंपोनेंट है ऑफ मेजर प्रोजेक्ट, और मेन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा क्या चल रहा है? अगेन नमसा ही है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस PKVY के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेजेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं क्लस्टर अप्रोच के साथ, और यहाँ पे PGS सर्टिफिकेशन जो है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन, वो दी जा रही है। अब जैसे यहाँ पे बार बार जिक्र हो रहा है सर्टिफिकेशन का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड करवाना चाहूँगी। जैसे आपने सुना होगा FSSAI, ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे जो भी फूड कंपोनेंट्स इंडिया में बिकते हैं उनको सर्टिफाई करते हैं, रेगुलेट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के लिए और इम्पोर्ट्स के लिए। ओके, तो सर्टिफिकेशन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सर्टिफिकेशन का आपका स्कीम है ये जो यहाँ पे मेंशन हुआ है PGS, दैट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ओके, अब इस सिस्टम में क्या है, यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के देखे जाएंगे, और इसको PGS को मेनली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए लाया गया है ये पूरा सिस्टम। उसके बाद आपका NPOP है, ये है नेशनल प्रोग्राम, लिख लीजिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मिलेगी, लेकिन ये आपके एक्सपोर्ट पर्पस के लिए लाया गया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कितनी सारी सर्टिफिकेशन स्कीम्स भी जो हैं वो शुरू की हैं, और उसके बाद डेफिनेटली आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका डिक्लाइन 8 to 10% देखा गया है, और प्रोडक्टिविटी जो है फूड्स की वो इंक्रीज हुई है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं, और ये कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और उसकी सर्टिफिकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। ओके, यही जो नाम लिखे मैंने आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब एडवांटेजेस की बात आती है कि क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इकोनॉमिकल क्यों? देखिए, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था GM फूड्स के ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फूड्स, कुछ भी आप कह लीजिए। अब वहाँ पे हमको जो सीड पड़ता था वो बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मर्स को सीड्स इतने कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, या जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ उनको ख़रीदनी पड़ती हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्लांटेशन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोनॉमिकल है। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको
इनपुट्स आपके सस्ते हैं, चीपर हैं, तो फार्मर अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें से ले सकता है। मार्केट में अगर आप देखें, अब इसका मार्केट बहुत इंक्रीज हो रहा है, डिमांड बहुत हाई है। डिमांड हाई होगी तो आपका फार्मर्स का इनकम भी इंक्रीज होगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल, लोगों के लिए भी हेल्दी डाइट है, न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिएंट्स इसमें अच्छे हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे, हेल्थ इफेक्ट्स नहीं है। फिर इकोलॉजिकल और जो एग्रीकल्चरल बैलेंस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें अगेन वही बात कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल वो सब यूज़ नहीं हो रहा, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में कहा जाता है कि इनकॉम्पिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है, इसको ठीक से मार्केट नहीं किया जाता, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और कैसे ये अलग है कन्वेंशनल फार्मिंग से, राइट। प्रोडक्शन इसकी बहुत कम रहती है बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, उनको नहीं पता कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, यानी अवेयरनेस की भी कमी है। इनिशियल ईयर्स में जब शुरू में ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, शुरू में इसका इतना प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉइल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे, न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे, तो प्लांट्स बड़े होने के लिए क्रॉप्स टाइम लेंगे, तो फार्मर्स इतना पेशेंस नहीं रख सकते, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है कि वो उसको नहीं करना चाहते। उसके बाद एक डिसएडवांटेज है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फूड क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उनको 10 दिन यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो वो सड़ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। और लिमिटेड प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आएगी। और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का भी कहा जाता है कि जो देश ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो बहुत सी चीज़ें बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का खतरा यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को देते हैं, तो प्लांट जल्दी ग्रो करता है। जल्दी ग्रो करेगा तो लोगों को खाना टाइम पे मिलेगा, फार्मर्स की इनकम सही रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहता है, तो इसलिए इसको लोग फार्मर्स स्पेशली प्रेफर नहीं करते इसको ग्रो करना, तो प्रोडक्शन इसका थोड़ा लिमिटेड रहता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। और जिन देशों में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में अगर हम पूरा शिफ्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो ऐसा भय यहाँ पे दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक फूड डिसएडवांटेजेस की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है फार्मर्स को। जैसे मैंने बताया कि उनकी इनकम इससे इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको HYV सीड्स नहीं खरीदने हैं, महंगे GM फूड्स नहीं लेने हैं, सीड्स नहीं लेने हैं। लेकिन यहाँ पे लेबर बहुत चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। अब लैंड भी इतना अवेलेबल नहीं है, वर्कफोर्स भी इतनी अवेलेबल नहीं है कन्वेंशनल फार्मिंग से। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक फूड महंगा बिकता है बाकी आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग से जो क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि महंगा है, हर कोई इसको शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। क्रॉप एंड एनिमल्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग सफ़र फ्रॉम वेरियस इलनेस मोर ऑफन। अब जो एनिमल, जो पोल्ट्री है, जहाँ पे ऑर्गेनिक एनिमल्स ग्रो किए जाते हैं, क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, GM क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, कोई ऐसी ट्रेट डालते हैं जिसकी हमको ज़रूरत हो और उस फूड या क्रॉप में वो ट्रेट पहले से ना हो, वो वाला जीन ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो उसको इलनेस से बचाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में जिसको जो बीमारी लगनी है वो तो लगेगी, तो इसलिए बहुत से क्रॉप्स आपके ख़राब हो जाते हैं। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड इन स्मॉलर अमाउंट्स फेसेस चैलेंज ऑफ इनएफिशिएंट मार्केटिंग का इसका इतनी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत सारा लेबर चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स जो है उनको ग्रो करने के लिए, तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की नीड्स उससे पूरी नहीं हो सकती। और डिसएडवांटेज ऑफ नॉट यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, ये भी एक डीमेरिट है। इससे जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बीमारियां लग जाएंगी, प्रोडक्शन कम रहेगी, इतनी हायर प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। ओके, तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लोग इसको क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने दोनों देख लिया, प्रोज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कॉन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या है, लेकिन हमें क्यों फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए। पहला पॉइंट है अनसस्टेनेबल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। अब देखिए कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हमारे फार्मर्स कब से करते आ रहे हैं। देखिए कन्वेंशनल में क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं फार्मर्स, वो कोई सीड डालने से पहले पूरे फील्ड को फ्यूमिगेट करेंगे पेस्टिसाइड्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ये आपका कन्वेंशनल फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, जो वेस्ट ऑर्गेनिक होगा वो यूज़ करेंगे, प्लांट वेस्ट यूज़ करेंगे, ह्यूमस यूज़ करेंगे उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए, जहाँ पे वो सीड डालने वाले हैं, उगाने वाले हैं। तो ये कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग के क्या क्या नुकसान हैं वो हम सब ने देखे हैं, जैसे इसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेड होता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ फार्मिंग में, और वो ऑल्टरनेटिव अगर आप जीएम फूड्स की तरफ भी नहीं जाना चाहते तो वो ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग है। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी एक अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि कन्वेंशनल फार्मिंग और बाकी जितने सब फार्मिंग के सिस्टम्स हमने यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, केमिकल यूज़ किए, फिर भी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बना रहता है क्योंकि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारा लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारे लोग चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलेंगी, और विलेज लेवल पे जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। डेफिनेटली फूड हेल्दी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की जा रही, हेल्दी सॉइल रहेगा, इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक विलेजेस को विजिट करना चाहते हैं, आपका टूरिज्म भी इंक्रीज होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जल्दी मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं। अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में बहुत कम है। फिर जैसे एक इशू है कि मार्केटिंग इसकी उतनी अच्छे से नहीं हो रही, जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा बायोमास यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इतना बायोमास भी अवेलेबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और इसकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी हायर हो जाती है जो प्रोडक्ट को महंगा बनाती है। तो ये सब चैलेंजेस को ओवरकम अगर हम करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत बढ़िया मानी जाएगी और हर फार्मर इसको अडाप्ट करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए इसको बेटर बनाने के लिए? पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट, कि जैसे मैंने आपको बताया इसकी इनपुट कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मर्स को सब्सिडीज़ जो हैं वो नहीं मिलती हैं, तो उनको भी सब्सिडीज़ यहाँ पे देनी चाहिए। मार्केट डेवलप करना चाहिए, जब हमको पता है कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, अगर लोगों को इसके यूजेस बेनिफिट्स पता होंगे, उनको अवेयर किया जाएगा, तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा कैसे होगी? उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करके। तो यहाँ पे फार्मर्स का इनकम जो है वो इंक्रीज होगा। और क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस में इनको ग्रो कर रहे हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस एरिया में हम क्या क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सोयाबीन है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। कॉटन है, इसको हम रेनफेड एरियाज जो हैं वहाँ ग्रो करेंगे तो इसमें बहुत पोटेंशियल रहेगा ऑर्गेनिक कॉटन में। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत अनस्टेबल हैं। उनमें सॉइल की फर्टिलिटी हम खो रहे हैं, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं और क्रॉप रोटेशन यूज़ नहीं की जाती। फिर जिस तरह के फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हैं, जब बारिश होती है तो वो सारे फर्टिलाइजर्स पानी में आ जाते हैं, आपका पीने का जितने वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी पोल्यूट होते हैं, सॉइल इरोजन होता है हैवी रेन्स की वजह से, क्योंकि बहुत टिलेज जो है, फार्मर्स प्लोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, मशीन से करते हैं। फ्यूल और कल्टीवेशन भी इसमें ज़्यादा चाहिए।
फिर जितनी स्प्रे आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस रहती हैं। पेस्ट और वीड्स पे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्प्रे, पेस्टिसाइड जो हैं वो स्प्रे, वीडीसाइड स्प्रे किए जाते हैं, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस रहता है। एनिमल्स जो हम ग्रो करते हैं, फीडिंग, ब्रीडिंग, स्लॉटरिंग, उनका बहुत क्रूएलिटी एनिमल्स पे रहती है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो होता ही है, क्योंकि हम मोनोकल्चर करते हैं, एक ही लैंड पे क्रॉप रोटेशन ना करके एक तरह के क्रॉप्स ग्रो करते रहते हैं। तो नेटिव एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो उनका लैंड डिग्रेडेशन में हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल लैंड्स में हम फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हमको देखने को मिलता है, जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना घर अपना हैबिटेट खो देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स याद रखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तभी होगी जब वो हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रही है, सबकी हेल्थ, सॉइल की, प्लांट की, एनिमल, ह्यूमंस, अर्थ। तो इसलिए उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। ये चीज़ उसमें प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन इससे नहीं होगा, केमिकल फ्री ये रहेगा, न्यूट्रिएंट्स ह्यूमंस को ज़्यादा मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस में क्या कहा जाता है, इक्विटी और जस्टिस जो है प्लैनेट और के साथ होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं तो सॉइल को पूरा बर्बाद करते हैं, इन्वायरमेंट को पूरा बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे एक बराबरी बनी रहेगी और अच्छी क्वालिटी की लाइफ ह्यूमंस और एनवायरनमेंट जो प्लांट्स हैं उन दोनों को मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज को हम जुडिशली यूज़ करेंगे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करेंगे, जिस तरह के हमारे सस्टेनेबल गोल्स भी हैं हंगर को ख़त्म करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, इकोलॉजिकल सिस्टम्स आपके अच्छे से चलेंगे, जितनी भी आपकी साइकिल्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स मस्ट फिट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन साइकिल्स इन द नेचर। जब हम ये साइकिल्स पढ़ेंगे हम देखेंगे कि किस किस का क्या रोल है इन साइकिल्स में, तब आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। और प्रिंसिपल ऑफ केयर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल मैनर में हमको करना चाहिए। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की बात यहाँ पे की जा रही है, ताकि बेनिफिट प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन्स दोनों को मिले। As opposed to modern and conventional agricultural method, organic farming does not depend on synthetic chemicals, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। synthetic chemicals पे organic farming does not depend at all. It utilizes the natural biological methods to build up soil fertility, such as microbial activity boosting plant nutrition. So this is the same thing that I told you, that they are not using any chemical fertilizers and the synthetic things. They are using the natural biological methods. That is why it is called organic फार्मिंग। सो नेचुरल फार्मिंग मतलब एक आप समझ सकते हैं कि इसको कंक्लूड करने के लिए कि नेचुरल फार्मिंग इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना केमिकल्स के फार्मर्स काफ़ी समय से, पुराने समय में फार्मिंग करते आए हैं। ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ पे डिपेंड करते हुए, काउ डंग पे डिपेंड करते हुए, कंपोस्ट पे डिपेंड करते हुए, हमें याद भी नहीं है कब से ये चीज़ें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो करते आए हैं। तो डेफिनेटली अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन आपको मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं कि क्या गोल है, एंड हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ हमारी अचीव होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। और अवेयरनेस लोगों को दे के, कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।